नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे, इसका रास्ता बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस बार उनके सामने चुनौतियों का अंबार होगा। मामला कई मामलों में अलग होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं लेकर आई है, लेकिन एनडीए अच्छा खासा बहुमत लेकर आया है। तो एनडीए बरकरार रहता है, मजबूत रहता है, तो सरकार मजबूत रहेगी। अब इसी को लेकर सारी उठापटक और सारे मंथन, सारी खबरें आप देखते हैं। फिलहाल ये बात तय है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और इसको लेकर जो बैठक हुई है उसमें सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुन लिया गया है। खासतौर से सरकार की स्थिरता को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार, नायडू के सहारे ये सरकार टिकी रहेगी। ऐसे में पीएम मोदी कैसे तालमेल बैठाते हैं, तमाम फैसलों पर सहयोगी दलों को कैसे कन्विंस करते हैं, ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में ये देखा गया है। अभी तक जब आपके पास अपनी ताकत होती है या अपनी मेजॉरिटी होती है तो आप किसी के दबाव में नहीं होते हैं, लेकिन जब सहयोगी दलों की ताकत इतनी बड़ी होती है कि वो सरकार को हिला सकते हैं तो उन्हें अपनी बातें रखने का और मजबूती से बातें रखने का एक मौका मिलता है। ये बातें आपको शुरुआत में भी देखने को मिलेंगी जब मंत्रालयों के बंटवारे की बात होगी, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के पास सारे बड़े मंत्रालय रहें जैसे कि पिछली बार होता रहा है। और बड़े मंत्रालयों की बात होती है, जो 3-4 बड़े मंत्रालय आप देखते हैं प्रधानमंत्री के बाद, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, तो इनको लेकर भी एक रस्साकशी होगी। इसी पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट। तीसरी बार मोदी सरकार, ये तो बात 100% सच हो गई। लेकिन पीएम मोदी ने जो एनडीए 400 पार और बीजेपी को 370 का लक्ष्य तय किया था, वह पूरा नहीं हो पाया। इंडी गठबंधन भले ही नंबर गेम में पिछड़ गया हो, लेकिन सियासी गहन चिंतन मंथन में लगा है। वहीं पीएम मोदी ने नतीजों के बाद कहा, तीसरे टर्म में बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेंगे। हम भारतीय मिलकर चलेंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। बुधवार को पीएम मोदी ने आखिरी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की। पीएम ने कहा, हार और जीत राजनीति का हिस्सा है। नंबर आते जाते रहते हैं। हम लोगों ने पिछले 10 सालों में अच्छा काम किया, आगे भी हम लोग अच्छा काम करते रहेंगे। सत्ता में रहने वालों को लोगों की इच्छा पूरी करनी होती है। आप सभी लोगों ने मेहनत की और अच्छे काम किए। परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी ने अपना और केंद्रीय मंत्रिमंडल का इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। वहीं सूत्रों के मुताबिक अब पीएम मोदी 8 जून को शपथ लेंगे। एनडीए के घटक दलों ने बैठक में समर्थन पत्र दे दिया। बहरहाल नई सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार है। ये तो तय है, नीतीश और नायडू के सहारे नई सरकार स्टैंड करेगी। ऐसे में बेहतर कोऑर्डिनेशन सरकार की प्राथमिकता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, पूरा दिन चुनाव के दिन, उससे पहले जो 7 चरण रहे, खूब बात करते रहे, खूब सारे मुद्दे उठे, खूब सारे दावे होते रहे, लेकिन अब व्यवहारिक धरातल पर आते हैं। देश में 10 साल तक एक काम होता है, एक अलग अंदाज में काम होता है, और अब जो आने वाले 5 साल हैं इस सरकार के, कन्विंसिंग एक तरीके से मेजॉरिटी है एनडीए के पास। लेकिन एनडीए में बिखराव या एनडीए में कमजोरी की बात या प्रश्न कभी उठा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी उस मजबूत एडेसिव की तरह थी जिसके इर्द गिर्द सारे जो सहयोगी दल थे वो बिल्कुल बने रहे, 10 सालों से बने रहे। महत्वाकांक्षाएं होती हैं और अपना अपना स्टेक होता है, खास तौर पर जब 2 और मंझे हुए खिलाड़ी बहुत ही डिसिसिव स्थिति में आ जाते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं, प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष ही अनुभव रखते हैं। नीतीश कुमार को लेकर तो नीतीश सबके हैं लाइन बड़ी चर्चित रही है। आइए इस पर बात करते हैं। और मेरे साथ सबसे पहले तो दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मेरे साथ रुचिका अग्रवाल जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं वो जुड़ रही हैं। मेरे साथ प्रोफेसर रंजीत मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जुड़ रहे हैं, और गीता भट्ट जी भी इस सब के बीच में मेरे साथ में जुड़ने वाली हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। और प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करता हूं, क्योंकि अलायंस की भी बैठक चल रही है साथ में। ये बात तो तय हो गई है कि अब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार, रिकॉर्ड तीसरी बार, पंडित नेहरू के बाद कोई चेहरा होगा जो अब प्रधानमंत्री पद की शपथ तीसरी बार लगातार लेने जा रहा है।
तो ये सबके लिए आज बड़ा खुशी का दिन रहा, नतीजों के दिन से ही। विपक्ष भी खुश है, अच्छा परफॉर्म कर गए, भारतीय जनता पार्टी ने भी जश्न मनाया है, सरकार एक बार फिर बना रहे हैं। निराशा कुछ रही क्योंकि 400 का टारगेट या कन्विंसिंग विक्ट्री मिलती, बहुमत मिलता अकेले बीजेपी को तो प्रसन्नता और होती। लेकिन इसके बावजूद क्या ये नहीं लगता कि आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी वो कहीं ना कहीं यहीं तक की लड़ाई थी, इसी अस्तित्व में आने की लड़ाई थी? या आपको लगता है कि अभी भी उठापटक जारी रह सकती है? आप लोगों की उम्मीद क्या है? हाँ, देखिए, ये जो चुनाव था ये हमने गरीबों की सरकार बनाने को लेकर चुनाव लड़ा था, और इसीलिए हमने उन मुद्दों को उठाया चुनाव के दौरान जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई का मुद्दा हो, सामाजिक सौहार्द का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, किसानों की मांग का मुद्दा हो, भारत पर बढ़ते कर्ज का मुद्दा हो, या इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे माध्यमों से भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। हमने बिल्कुल आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाया और जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। ये सही बात है कि बहुमत के आंकड़े से हम थोड़े पीछे रह गए। जिनको बहुमत का आंकड़ा अभी प्राप्त हुआ है वो प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर उनकी सरकार बनती है तो हम लोग एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। यद्यपि हमारी बैठक चल रही है और इस पर हमारे गठबंधन के जो बड़े नेता लोग हैं वो अंतिम फैसला करेंगे कि आगे क्या रणनीति अपनानी है और आगे क्या करना है। जी, रुचिका जी, इस बार जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहले तो बधाई आपको कि आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, एक बार फिर प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, रिकॉर्ड है। और सचमुच में 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद सरकार बनाना ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसको सफलतापूर्वक किया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अभी तक का जो अंदाज रहा है, जो अग्रेसिव बीजेपी खेली अपनी पॉलिसीज को लेकर, नीतियों को लेकर, निर्णयों को लेकर, वो स्थिति आने वाले दिनों में नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पर घटक दलों की अपनी मजबूती है, अपनी मांगे रहेंगी। और वैसे ही क्रीमी मंत्रालय पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चेहरे नहीं दिखाई देंगे, अब आपको अन्य दलों के, सहयोगी दलों के चेहरे भी दिखाई देंगे। ये बदलाव होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। और जी, भाजपा ने, एनडीए ने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। और जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, चाहे वो कोई भी वर्ग रहा हो, हम जिसकी बात करते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सब जितना प्यार, आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी है, तो अकल्पनीय है। रुचिका जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। थोड़ा सा तकनीकी इशू, मेरी टीम जो है वो उसको देखेगी, आपकी ऑडियो जो है और बेहतर आए। अभी तक हम आपकी बात सुन पाए, जितना आपने कहा है तो आपकी आवाज़ पहुंची है, लेकिन मैं चाहता हूं और बेहतर ऑडियो पहुंचे। गीता भट्ट जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। गीता जी से कई बार बात होती रही है, अलग अलग मौक़ों पर यह बात होती रही थी, लेकिन गीता जी आज मामला बिल्कुल अलग है। अब तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन इस बार चुनौतियां होंगी। आप मानती हैं कि ये आने वाले 5 साल वैसे नहीं है जैसे 10 साल बीत गए, बहुत चुनौतीपूर्ण है, जनता के सामने इमेज को लेकर हो, योजनाओं को लेकर हो, सरकार को बांधे रखने को लेकर हो? जी, तिवारी जी, देखिए, कोई भी जब सरकार आती है तो, और खास करके भारत जैसे विविधताओं से भरे हुए देश में, जहां हर 100 किलोमीटर में समाज की जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं वो बदलती रहती हैं। ऐसे में किसी के लिए भी जो 5 साल सरकार चलाने के लिए बहुत, उसके लिए एक प्रिपरेशन, तैयारी की आवश्यकता है। ऐसे में इस समय जबकि एक गठबंधन सरकार, ऐसा दिखाई दे रहा है कि गठबंधन सरकार अब बनने वाली है, ऐसे में बहुत सी ऐसे विषय हैं जो अब सामने आएंगे और जिनके लिए जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो सरकार अभी बनाई जाएगी, उसमें अपने जो साथ में जुड़े हुए गठबंधन के साथी हैं, उनकी भी जो अपेक्षाएं हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। यह एक यथार्थ है जिसे कि सभी को स्वीकारना। साथ ही लेकिन एक जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जो पिछले 10 सालों में जो काम हुए, जिनके कारण जो एक कई पक्ष ऐसे हैं जहां पे हम अच्छी स्थिति में, जहां कोविड के बाद जब पूरे विश्व भर में हम जानते हैं जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां हो गई थी, जबकि जो विकसित देश है, ऐसे कई विकसित देश थे जिनकी जीडीपी नेगेटिव में चली गई थी,
ऐसे समय में भी भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बदलाव और बढ़त आती रही। और इस वर्ष के लिए भी हम जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में ही जो हम एक 5वीं जो अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बने, और उसके लिए जो एक लक्ष्य तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए रखा गया है, एक वो महत्वपूर्ण और एक सकारात्मक बिंदु है जिसमें कि उनकी जो जितने सहयोगी दल है वो भी पूरे समर्थन में साथ में रहे, क्योंकि जी, एक अच्छी अर्थव्यवस्था ये बात का आपकी अर्थ ठीक है, और आपने अच्छी बात कही। देखिए, पॉजिटिव नोट पर देखा जाए तो ये एंगल, ये मुद्दे जो हैं बड़े महत्व के दिखाई देते हैं। लेकिन रुचिका जी, एक बड़ी बात रही कि बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने एक तरीके से आपको खारिज किया, आईना दिखाया, और बहुत बड़ा झटका यहीं से लगा। आज जो स्थिति है या जिसके बाद में विपक्ष प्रसन्न है, उसकी बहुत बड़ी वजह इन तीन, और ये वो तीन राज्य हैं जहां पर या तो एक तरफ महाराष्ट्र को बात करें तो बिल्कुल इतर एक तोड़फोड़ की राजनीति थी, उसको नकारा गया, और या फिर बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान की बात करना, पोलराइजेशन की, इससे जनता ऐसा लगा कि नाराज हो गई। आप मानती हैं इस बात को, या कुछ और एनालिसिस आपकी है इन जगहों पर बीजेपी को अपेक्षित सफलता न मिलने की? प्रवीण जी, ये जो तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, ये एक हिस्टोरिकल जीत है हमारे लिए। 1962 में जब तीसरी बार नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार रिपीट होने जा रही है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक क्षण है, और इसके अंदर जिस स्टेट के बारे में आपने बताया, कहीं पर अगर सीटें कम हुई हैं, उन सीटों पे विश्लेषण जरूर किया जाएगा, समीक्षा जरूर की जाएगी, और क्या हम लोगों की तरफ से क्या कमी पेशी हुई उस पर जरूर चर्चा की जाएगी। फडणवीस जी ने तो उसका अपने ऊपर लिया ही है, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, और वो उनकी ह्यूमिलिटी है कि उन्होंने ये कहा कि वो उस पर काम करना चाहते हैं, और हम लोगों भी अपनी तरफ से इंटरनली ये देखना चाहते हैं कि कहाँ हम लोगों की तरफ से कमी रही है। बट साथ ही साथ में जिस तरीके का हम लोगों का पूरा एनडीए गठबंधन का जिस तरीके का परफॉर्मेंस उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश में रहा, उसको नकारा नहीं जा सकता। सिक्किम से, उड़ीसा से कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो ही चुका है, और बाकी हम लोग आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में हमने क्लीन स्वीप किया है, गुजरात में हमने क्लीन स्वीप किया है, हमने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया है, जहां पर इंडी गठबंधन बहुत ज्यादा शोर मचा के और बोल रहा था कि हम लोगों का रहेगा। दिल्ली में आप देखिए 7 की 7 सीटें हमारी निकल के आई हैं, और ये वो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, जहां पर इन लोगों से अपने मनभेद और मतभेद और इन लोगों की अपनी गांठें शुरुआत से नजर आ रही थी, और अभी बहुत कम समय हुआ है, कल ही रिजल्ट आया है। अभी तो आगे आगे देखिए इन लोगों की आगे कितनी परेशानियां और कितने गठबंधन में ठीक है, वो तो देखिए, वो यही बात वो आपके लिए कहेंगे, क्योंकि गठबंधन धर्म को निभाने की चुनौतियां सब तरफ होती हैं, और ये इसमें कई जगहों पर बेमेल था गठबंधन, लेकिन फिर भी बनाया गया, और देखिए उसका नतीजा भी सामने है। मैं प्रोफेसर मिश्रा को भी इसमें चर्चा में शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी कुछ बातें उनके लिए सवाल की तरह भी हैं। प्रोफेसर मिश्रा, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बेशक वो जो दावा किया गया वो प्रदर्शन न कर पाई हो, इसके बावजूद सिंगल लार्जेस्ट, वो भी सिंगल लार्जेस्ट में देखिए आप सीधे 240, एक बड़ा डिफरेंस है। आप सेकंड नंबर पर जरूर हैं, लेकिन आप में और बीजेपी में एक बड़ा डिफरेंस है। फिर आती है समाजवादी पार्टी, फिर इसके बाद में तृणमूल कांग्रेस, फिर आप देखेंगे जेडीयू, और ये इस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों का प्रदर्शन रहा। उसमें भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन बताता है कि अभी सिंगल लार्जेस्ट या ज्यादातर लोगों की पसंद भारतीय जनता पार्टी है। ओडिशा में सरकार बनाना या टीडीपी को आंध्र प्रदेश में, हालांकि अब कोई आवश्यकता नहीं किसी की, लेकिन फिर भी सहयोग रहा, साथी रहे, तो यह भी एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में खारिज नहीं किया जा सकता कि सारे ही मुद्दे गड़बड़ाए या फिर पूरी तरह से खारिज किया गया, यानी मुद्दे कहीं पर चले हैं और कहीं पर आपके मुद्दे ज्यादा असर कर गए। देखिए प्रवीण जी, हम लोगों ने इस बार गठबंधन किया था और 28 दलों का गठबंधन था, केवल 2 दल उसमें से निकले थे, फिर भी वो 26 दल हमारे साथ इंटैक्ट रहे। दिखाने के लिए इन्होंने 40 दलों का कुनबा तैयार किया, लेकिन आपको पता है कि उसमें 30 से ज्यादा दल ऐसे थे जिनका कोई भी विधानसभा या विधान परिषद या संसद में कोई उनकी सदस्यता नहीं थी। केवल वो इंडिया गठबंधन को काउंटर करने के लिए इन्होंने 40 लोगों का कुनबा एक तैयार किया था, और सीटों के मामले में भी वो आपको साफ दिखेगा। देखिए, जैसे अभी महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे थे, महाराष्ट्र में लगातार इन्होंने क्या किया, एक तो जनादेश की चोरी की,
दूसरा इन्होंने क्या किया कि जिन जिन नेताओं को इन्होंने भ्रष्ट कहा, जिन जिन नेताओं को बेईमान कहा, अगले ही दिन उनको अपनी पार्टी में लिया और पार्टी में किसी को उप मुख्यमंत्री, किसी को वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए। और शिवसेना हो, एनसीपी हो, इन सब पार्टियों को उन्होंने तोड़ने का काम किया। जनता ने इस तरह की राजनीति को नकारा। ये तो साफ है, ये तो बहुत साफ है प्रोफेसर मिश्रा, और इस पर ये आत्ममंथन करेंगे। जनता ने इसको नकार दिया। मैंने तो पहले ही कहा है कि ये स्पष्ट तौर पर महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसको नकारा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि जनता ने पूरे देश में, महाराष्ट्र का समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश के अपने समीकरण है, उस पर बात की जा सकती है बहुत लंबी अलग से, लेकिन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये दो जगह रही जहां पर स्थानीय पार्टियां जो हैं वो बहुत मजबूत रही हैं। फिर भी तीसरी बार, जब 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर तीसरी बार उतरना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना, फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिन घटक दलों की आप बात कह रहे हैं वही घटक दल अब काम भी आ रहे हैं, तो ये तो एक बड़ी सफलता है ही बीजेपी की। देखिए, इसमें प्रवीण जी आप ऐसे देखें कि मणिपुर में 2 सीट है, दोनों सीटें भाजपा बुरी तरह हारी और कांग्रेस ने दोनों सीटें जीती है। नागालैंड कांग्रेस ने जीती है, और इस तरह आप मेघालय की सीट, तुरा की सीट कांग्रेस ने जीती है। तो उस तरह नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और दूसरी बात कि दक्षिण में जैसे तमिलनाडु, बड़े बड़े दावे इनके किए गए, वहां खाता नहीं खुल पाया। केरला में बड़े बड़े दावे किए गए, 1 सीट इनको जरूर मिली, लेकिन उस तरह की जीत जिसकी ये बात कर रहे थे वो आपको वहां भी नहीं दिखाई देगा। और दूसरी बात, कभी सिक्किम की ये बात कर रही थी, मैं स्पष्ट कर दूं कि सिक्किम में कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। वहां के जो रीजनल पार्टी हैं, जो इनके अलायंस में भी नहीं है, उन्होंने जीत दर्ज की है। ये महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सपना या एक बड़ा मिशन इस बार के चुनाव में था कि दक्षिण भारत में एक अच्छी धमक जमाएंगे या अन्य वो राज्य, और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण था पश्चिम बंगाल कि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उत्तर प्रदेश के अपने प्रदर्शन को बरकरार रखेंगे या पहले से बेहतर करेंगे। इन 3 जगहों पर बुरी तरह से बीजेपी फेल भी हुई है। 3 बहुत बड़ी कमियां रह गई, जिसकी वजह से इस तरह का नतीजा बीजेपी के लिए दिखाई देता है कि जीत तो है लेकिन वो संतुष्टि का भाव नहीं है। कार्यकर्ताओं में एक निराशा भी आई। क्या बड़ी वजह रही? एक तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दक्षिण में बीजेपी वो नहीं कर पाई जिसकी अपेक्षा थी। जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पर अगर इसको तिवारी जी, हम अगर इस दृष्टिकोण से भी देखें कि उत्तर का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत है, उसमें बीजेपी वैसे ही अपनी चरम सीमा पर थी। मतलब उनका ऑलरेडी अपनी पीक पे थी, जहां भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश था, चाहे राजस्थान था, वहां अभी उनकी संख्या एक बहुत अच्छी संख्या में होती। लेकिन तो और आगे जो बढ़ने के लिए उनका जो रास्ता था वो, जैसे अभी बात हुई, दक्षिण में था। तो वहां अगर हम पूर्व में देखें तो उड़ीसा में इतनी अच्छी और बड़ी, मतलब कन्विंसिंग विक्ट्री जिसे कहते हैं, वो जीत कर वहां और अपने दम पर, आज से 10 वर्ष पूर्व जहां पार्टी का कोई स्थान ही नहीं था जिस राज्य में, आज वहां अपने दम पर आकर जो है वहां अब राज्य में भी सरकार बना रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। ऐसे ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अपनी सीट डबल कर ली। बिल्कुल तेलंगाना में खाता नहीं खुला, लेकिन केरल में उन्होंने इस बार अपना खाता खोला है। गोपी जी जीते त्रिशूल से वहां, तो वो एक बड़ी, वो पिछली बार भी बहुत कम मार्जिन से वहां रह गए थे। तमिलनाडु में खाता नहीं खुला, लेकिन अगर आप वहां वोट शेयर देखें, वोट शेयर जो है वहां लगभग 17% वोट शेयर मिला भाजपा को और 7% की बढ़ोतरी हुई। तो धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना कि एक वहां एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जैसा वो चला रहे हैं, जिसमें कि ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में तो धीरे, पिछले 2-3 चुनाव से वहां लगातार वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। और कांग्रेस ने, हालांकि सीट के, अगर आप सीट शेयर देखें तो उनका ऑलमोस्ट 90% जो सीटों में वृद्धि हुई है, लेकिन अगर वोट शेयर का हर राज्य का उनका आप देखें तो ज्यादातर राज्यों में उनका जो प्रतिशत है उसमें कमी आई है। दिल्ली में भी लगभग जो है उनका जो वोट शेयर है वो कम हुआ है। हाँ, आपकी इस बात में मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा प्रोफेसर मिश्रा से। मेरे जहन में एक सवाल ये भी आता है कि प्रोफेसर मिश्रा, एक बात तो साफ है कि इस अलायंस को, जिस अलायंस के साथ में लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, इसको कंटिन्यू करना स्थानीय राजनीतिक हितों को देखते हुए बड़ा चुनौतीपूर्ण है, इतना आसान नहीं है। और अब अगले चुनाव तक बीच में अगर कोई उठापटक नहीं होती, अब हम देखते हैं कि भारत तो राजनीति के लिए एक तरीके से बहुत ही खूबसूरत उपजाऊ जमीन है और यहां पर कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन अगर
अगर ये स्थिरता बरकरार रहती है, एनडीए की ये सरकार इसी तरह चलती रहती है, या बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के कुछ अन्य प्रयास करती है, तो बात अलग है। अन्यथा हम देखते हैं कि आपके लिए आने वाले दिनों में इसको इंटैक्ट रखना, और जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अचानक से बहुत अच्छा ट्रैक्शन था, उसकी बहुत तारीफ भी हुई, उसका बड़ा असर भी है, लेकिन वो ट्रैक्शन बरकरार नहीं रखा गया। उसके बाद एक लंबा ब्रेक आ जाता है, गैप आ जाता है, एक उत्साह हो जाता है कि हमने बड़ा काम कर दिया। इसी तरह अभी भी वो उत्साह है। इसको बरकरार रखना हमेशा से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, खासतौर पर वर्तमान नेतृत्व में। प्रवीण जी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि वो ब्रेक हो जाता है। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा जब हुई और 4,500 किलोमीटर पैदल चलना कोई मामूली बात नहीं थी, और लोगों से इंटरेक्शन और उसका लाभ भी मिला हमें, राजनीतिक लाभ भी मिला। उसके बाद आपने देखा होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुआ और पूरब से पश्चिम तक वो यात्रा रही, मणिपुर से वो यात्रा प्रारंभ हुई थी। और अगर राजनीतिक डिविडेंड के रूप में देखें तो मणिपुर की दोनों सीटें भी हमने जीती, नागालैंड की सीटें जीती है, मेघालय की सीटें हमने जीती है। तो उस तरह से असम में हमने महत्वपूर्ण सीटों में, आपको पता होगा। अच्छा ठीक है, संक्षेप में क्योंकि समय कम है, ये बताइए प्रोफेसर मिश्रा कि क्या आपका और आम आदमी पार्टी का साथ चलता रहेगा? अब ये पक्का वाला साथ हो गया? देखिए, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन राज्यों में हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और अलायंस पार्टनर ने भी किया है। रही बात गठबंधन की, तो देखिए राजनीति में ऐसा नहीं है कि कोई चीज अस्थायी होती है। कई तरह के राजनीतिक कारक होते हैं, स्थानीय कारक होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हाँ, हैं। अब इतने समय से इन सब चीजों पे बात कर, मैं जानता हूं कि ये बहुत कंफर्टेबल सवाल नहीं है और हम सब जानते हैं, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि एक बड़ा चुनौतीपूर्ण आगे का समय रहेगा। लेकिन रुचिका जी, चुनौतीपूर्ण आपके लिए भी एक संक्षेप में टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि आपको लगता है कि अब जो प्रधानमंत्री मोदी का एक जो उनका अंदाज था, बेलौस, बेखौफ और एक मजबूती जो दिखती थी, वो थोड़ा सा कम दिख रही है? एक निराशा होती है बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर कि आज जो है उनको बहुत सारे समझौते करके चलना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो हमारे साथ, जो हमारे गठबंधन में, हमारे एनडीए में जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, वो हमारे साथ हमारी विचारधारा वाले अलायंस पार्टनर्स हैं, और वो अब से नहीं है, वो काफी लंबे समय से हैं, और हमारे साथ उनकी ट्यूनिंग काफी सालों से चलती आ रही है। ये वाली जो इश्यूज, जो जिस तरीके का, पर नीतीश जी तो अपना ट्यून बदल लेते हैं कभी भी। नीतीश सबके हैं, वो तो बड़ा चर्चित चलता है, होर्डिंग लग जाते हैं बड़े बड़े। नहीं, अब आप चिंता मत करिए, उनका अभी भी आ चुका है उनकी तरफ से स्टेटमेंट, और उनके सभी लोगों। ठीक है, ये बात जो कही रुचिका जी ने, इसी के साथ में समापन करता हूं कि सभी दल बैठे साथ में, और खुद जिन नीतीश जी की बात हो रही, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा नेता के तौर पर मोदी जी का, चंद्रबाबू नायडू ने उस पर समर्थन किया, एक लेटर बनाया गया, समर्थन सबने दे दिया है, और बहुत मुमकिन है, जो सोर्सेस के हवाले से खबर है, कि 8 तारीख को तीसरी बार नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर आपको शपथ लेते दिखाई देंगे। विपक्ष की भी जो बैठक हुई उसमें अब बहुत जोड़ तोड़ पर चर्चा नहीं हो रही, मजबूती से विपक्ष में बैठेंगे। हां, इस बार का विपक्ष बहुत मजबूत विपक्ष होने वाला है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम इस मुद्दे पर तमाम खबरें और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।